हायर पेंशन A to Z पार्ट 4 द 4th of November 2022। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिसने हायर पेंशन की पूरी कहानी बदल दी। नमस्कार। हायर पेंशन A to Z की इस पूरी सीरीज में अब हम उस तारीख पर पहुंच चुके हैं जिसे एप्स 95 हायर पेंशन की पूरी कानूनी कहानी में सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक माना जाता है। तारीख थी 4 नवंबर 2022। इस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पेंशन ऑन हायर वेजेस से जुड़े एक बहुत बड़े मामले में अपना जजमेंट सुनाया। अगर आप एप्स 95 पेंशनर हैं, अगर आपने हायर पेंशन के लिए ऑप्शन दिया है, अगर आपका एप्लीकेशन EPFO में पेंडिंग है, या अगर आप ये समझना चाहते हैं कि हायर पेंशन का कानूनी आधार आखिर क्या है, तो इस पार्ट को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम केवल यह नहीं बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया, हम ये भी समझेंगे कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा, कौन सा केस नंबर था, कौन से पुराने जजमेंट्स इस मामले से जुड़े थे, कोर्ट के सामने मुख्य सवाल क्या थे। द 4th of November 2022 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से प्रोविजंस को वैलिड माना, किस कैटेगरी के एम्प्लॉइज को ऑप्शन की बात कही गई, और EPFO को आगे क्या करना था, सब कुछ एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले केस का नाम समझिए। मामला था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स वर्सेस सुनील कुमार B एंड अदर्स। इस मामले का सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड में मुख्य स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर था 8658 और 8659 ऑफ 2019। बाद में यही मैटर सिविल अपील नंबर 8143 और 8144 ऑफ 2022 के रूप में जजमेंट में आया। अब ध्यान से समझिए, ये केवल एक एम्प्लॉय का मामला नहीं था, इससे जुड़े कई कनेक्टेड मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। कई एम्प्लॉइज और पेंशनर्स ने एप्स 95 के 2014 अमेंडमेंट को अलग अलग जुडिशियल फोरम्स में चैलेंज किया था, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सामने हायर पेंशन से जुड़े कई लीगल क्वेश्चंस एक साथ आए। अब सवाल था, ये पूरा विवाद शुरू क्यों हुआ। इसका जवाब हमें 22 अगस्त 2014 के अमेंडमेंट में मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 में अमेंडमेंट किया था। इस अमेंडमेंट की नोटिफिकेशन नंबर थी GSR 609A। यह अमेंडमेंट द 1st of September 2014 से प्रभावी हुआ। इस अमेंडमेंट में हायर पेंशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, और इसी अमेंडमेंट को एम्प्लॉइज ने चैलेंज किया। फिर केरला हाई कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2018 को एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। केरला हाई कोर्ट ने 2014 के अमेंडमेंट और उससे जुड़े कॉन्सिक्वेंशियल ऑर्डर्स को सेट असाइड कर दिया। इसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्स 95 में ऐसा अमेंडमेंट करने का अधिकार था। क्या 22 अगस्त 2014 की GSR 609A नोटिफिकेशन कानूनी और संवैधानिक रूप से वैलिड थी। क्या पेंशनेबल सैलरी की कैलकुलेशन का आधार बदला जा सकता था। क्या हायर पेंशन के पुराने ऑप्शन को बदला जा सकता था, और क्या एग्जिस्टिंग मेंबर्स को अमेंडेड स्कीम के तहत नया ऑप्शन दिया जा सकता था। इन सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से विचार किया। अब आते हैं जजमेंट की सबसे महत्वपूर्ण बात पर। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्स में अमेंडमेंट करने की पावर को स्वीकार किया, और 4 नवंबर 2022 के जजमेंट के पैराग्राफ 44 के सब पैराग्राफ 1 में कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि 22 अगस्त 2014 की नोटिफिकेशन नंबर GSR 609E द्वारा एप्स 95 में किए गए प्रोविजंस लीगल एंड वैलिड हैं। इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 के एप्स अमेंडमेंट को पूरी तरह खत्म नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया। ये हायर पेंशन की पूरी कहानी का पहला बहुत बड़ा फैसला था। अब दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या पेंशनेबल सैलरी की कैलकुलेशन बदलना सरकार के अधिकार में था। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशनेबल सैलरी की कैलकुलेशन का बेसिस बदलने में उसे कोई लीगल फ्लॉ नहीं दिखाई देता। यानी केवल इस आधार पर 2014 अमेंडमेंट को इनवैलिड नहीं माना गया कि पेंशनेबल सैलरी की कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव किया गया। EPFO के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की यह डायरेक्शन दर्ज है कि कोर्ट ने पेंशनेबल सैलरी की कॉम्प्यूटेशन का बेसिस बदलने में कोई फ्लॉ नहीं पाया। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्कीम में बेनिफिट की स्केल और कंट्रीब्यूशन रेट जैसे मैटर्स में अमेंडमेंट करने की कॉम्पिटेंस है, बशर्ते स्कीम में निर्धारित एक्चुअरियल वैल्यूएशन और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क का पालन हो। अब यहाँ से हायर पेंशन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि कोर्ट ने 2014 अमेंडमेंट को वैलिड मानने के बाद एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए कुछ प्रोविजंस को रेड डाउन किया। इसका अर्थ आसान भाषा में समझिए, कोर्ट ने अमेंडमेंट को पूरी तरह खत्म नहीं किया, लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर्स के मामलों में कुछ प्रोविजंस की ऐसी इंटरप्रिटेशन की जिससे उन्हें कोर्ट द्वारा निर्धारित कंडीशंस के अनुसार ऑप्शन एक्सरसाइज करने का अवसर मिले।
अब बात करते हैं उन कैटेगरीज की जिनका सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिनेशन किया। कोर्ट के सामने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स का मुद्दा आया। पहली कैटेगरी वे एम्प्लॉइज जिन्होंने 1995 की स्कीम के पैराग्राफ 11 सब पैराग्राफ 3 के प्रोवाइजो के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज किया था और 1 सितंबर 2014 को सर्विस में थे। दूसरी कैटेगरी वे एम्प्लॉइज जिन्होंने पुराने पैराग्राफ 11 सब पैराग्राफ 3 के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था और 1 सितंबर 2014 को सर्विस में थे। तीसरी कैटेगरी वे एम्प्लॉइज जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके थे और जिन्होंने पैराग्राफ 11 सब पैराग्राफ 3 के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था। चौथी कैटेगरी वे एम्प्लॉइज जो 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके थे और जिन्होंने पैराग्राफ 11 सब पैराग्राफ 3 के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज किया था। लेकिन इन कैटेगरीज को समझते समय एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए। सुप्रीम कोर्ट का 4 नवंबर 2022 जजमेंट मुख्य रूप से उस 2014 अमेंडमेंट के प्रभाव और उससे प्रभावित मेंबर्स के संदर्भ में था। इसलिए किसी भी पेंशनर को केवल ये देखकर कि वो EPS 95 मेंबर है, यह नहीं मान लेना चाहिए कि उसे ऑटोमेटिकली हायर पेंशन मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी फैक्ट्स और एप्लीकेबल कैटेगरी देखना जरूरी है। अब आते हैं पैराग्राफ 44 की तरफ। पैराग्राफ 44 में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑपरेटिव डायरेक्शंस दी। पैराग्राफ 44 का सब पैराग्राफ 1 2014 की GSR 609A नोटिफिकेशन को लीगल एंड वैलिड माना गया। इसके बाद कोर्ट ने एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए स्कीम के कुछ प्रोविजंस को रेड डाउन किया। अब पैराग्राफ 44 का अगला महत्वपूर्ण हिस्सा। कोर्ट ने उन एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए ऑप्शन के संबंध में डायरेक्शंस दी जो अमेंडेड स्कीम से प्रभावित हुए थे। जिन एम्प्लॉइज ने पुराने पैराग्राफ 11 सब पैराग्राफ 3 के तहत ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था, लेकिन वे अमेंडेड स्कीम के प्रभाव में आते थे, उनके लिए कोर्ट ने ऑप्शन एक्सरसाइज करने का रास्ता खोला। ये बात हायर पेंशन के पूरे मामले में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज का मुख्य सवाल यही था कि अगर हमने पहले ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया था तो क्या अब हमें कोई मौका मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटी की बात कही। अब एक और महत्वपूर्ण हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए एक समय सीमा दी थी। जजमेंट के अनुसार एलिजिबल मेंबर्स को ऑप्शन एक्सरसाइज करने के लिए 4 महीने का समय दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस समय सीमा को एक्सटेंड भी किया। इसका मतलब ये हुआ कि हायर पेंशन ऑप्शन की पूरी प्रोसेस एक फिक्स टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ी और EPFO को उसके अनुसार एप्लीकेशंस प्रोसेस करनी थी। अब आते हैं कंट्रीब्यूशन के सबसे विवादित मुद्दे पर। 2014 अमेंडमेंट में 15,000 रुपये से अधिक सैलरी वाले मेंबर्स के लिए पेंशन फंड में एडिशनल कंट्रीब्यूशन का प्रोविजन था। यह एडिशनल कंट्रीब्यूशन 1.16% था। सुप्रीम कोर्ट ने इस 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन प्रोविजन पर भी विचार किया। कोर्ट ने इस प्रोविजन को तत्काल उसी रूप में लागू करने की अनुमति नहीं दी और सेंट्रल गवर्नमेंट को इसे स्कीम के स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के अनुरूप एड्रेस करने का समय दिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस विषय में अलग नोटिफिकेशन जारी की। इसलिए 4 नवंबर 2022 के जजमेंट को समझते समय 1.16% एडिशनल कंट्रीब्यूशन को अलग से समझना बहुत जरूरी है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स। बहुत से पेंशनर्स का सवाल था कि अगर उनका एस्टैब्लिशमेंट एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट था तो क्या उन्हें हायर पेंशन का बेनिफिट मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पर भी विचार किया। जजमेंट के पैराग्राफ 37, पैराग्राफ 38 और पैराग्राफ 39 में एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े मेंबर्स के मामले को एड्रेस किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट के मेंबर्स को भी केवल एस्टैब्लिशमेंट की एग्जेम्प्टेड स्टेटस के कारण हायर पेंशन फ्रेमवर्क से बाहर नहीं किया जा सकता था, बल्कि कोर्ट की डायरेक्शंस के अनुसार उनके केसेस को कंसिडर किया जाना था। EPFO के अपने बाद के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में भी पैराग्राफ 37, पैराग्राफ 38 और पैराग्राफ 39 को एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े पेंशनर्स के कॉन्टेक्स्ट में स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, RC गुप्ता जजमेंट का कनेक्शन। आपने हमारी पार्ट 1 में RC गुप्ता केस के बारे में सुना था। 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट ने RC गुप्ता और अदर्स वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और अदर्स के मामले में जजमेंट दिया था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल भी आया कि RC गुप्ता जजमेंट की प्रिंसिपल को 2014 अमेंडमेंट से प्रभावित केसेस में किस तरह देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 2016 के RC गुप्ता जजमेंट में जिन अमेंडमेंट्स को कोर्ट के सामने रखा ही नहीं गया था, 2014 के नए अमेंडमेंट्स को उस जजमेंट के आधार पर उसी तरह नहीं देखा जा सकता। यानी 2016 का RC गुप्ता जजमेंट और 2022 का सुनील कुमार जजमेंट दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है। अब पूरी बात बहुत आसान भाषा में समझिए।
2016 में सुप्रीम कोर्ट ने पुराने एप्स फ्रेमवर्क और पैराग्राफ 11 सब पैराग्राफ 3 से जुड़े मुद्दे पर महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। इसके बाद 2014 अमेंडमेंट की वैलिडिटी का विवाद सामने आया। केरला हाई कोर्ट ने 2018 में 2014 अमेंडमेंट को सेट असाइड किया। फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 अमेंडमेंट को लीगल एंड वैलिड माना, लेकिन एग्जिस्टिंग मेंबर्स के मामलों में कुछ प्रोविजंस को रेड डाउन करते हुए स्पेसिफिक डायरेक्शंस भी दी। यही वजह है कि 4 नवंबर 2022 का जजमेंट केवल ये कहने वाला फैसला नहीं था कि हायर पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। यह एक डिटेल्ड लीगल फ्रेमवर्क था। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण पॉइंट पर। सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को अपहोल्ड करते हुए ये भी कहा कि स्कीम में कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट्स को एक्चुअरियल वैल्यूएशन के आधार पर बदला जा सकता है। इसका मतलब है कि पेंशन स्कीम केवल एम्प्लॉय की इच्छा से नहीं चलती, उसके पीछे एक्चुअरियल कैलकुलेशन और पेंशन फंड की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि हायर पेंशन के मामलों में एक्चुअल सैलरी, कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, पेंशन फंड कंट्रीब्यूशन और डिफरेंशियल अमाउंट की कैलकुलेशन महत्वपूर्ण बनती है। अब सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर 2022 जजमेंट के बाद उसी दिन पेंशन बढ़ गई थी? इसका जवाब है नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल डायरेक्शंस दी। इसके बाद ईपीएफओ को उन डायरेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए सर्कुलर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस तैयार करनी थी। फिर एप्लीकेशंस आए, फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर द्वारा वेज डिटेल्स की वेरिफिकेशन हुई, फिर ईपीएफओ ने एलिजिबल केसेस में डिमांड कैलकुलेशन और आगे की प्रोसेसिंग की, फिर पेंशन ऑन हायर वेजेस से जुड़े एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी और डिस्पोजल का प्रोसेस चला। यानी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद एक पूरी इम्प्लीमेंटेशन चेन शुरू हुई, और यही चेन हमारी आगे की पूरी सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है। ईपीएफओ के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 4 नवंबर 2022 के जजमेंट के बाद एप्लीकेशंस की प्रोसेसिंग, एम्प्लॉयर वेज डिटेल्स, डिमांड लेटर्स, पीपीओ इशुएंस और पेंडिंग केसेस की मॉनिटरिंग का डिटेल स्टेटस भी दर्ज है। अब इस पूरे पार्ट को एक बार तारीखों के साथ समझिए। 16 नवंबर 1995 एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 1995 लागू हुई। 1996 हायर वेजेस पर कंट्रीब्यूशन से संबंधित ऑप्शन का प्रोविजन स्कीम में आया। 22 अगस्त 2014 जीएसआर 609 ए नोटिफिकेशन जारी हुई। 1 सितंबर 2014 एप्स अमेंडमेंट प्रभावी हुआ। 12 अक्टूबर 2018 केरला हाई कोर्ट ने 2014 अमेंडमेंट से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण जजमेंट दिया। इसके बाद ईपीएफओ और यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। 24 अगस्त 2021 सुप्रीम कोर्ट में मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने का महत्वपूर्ण प्रोसीजरल डेवलपमेंट हुआ। और फिर 4 नवंबर 2022 एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड्स ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस सुनील कुमार बी एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट आया। इस जजमेंट में 2014 अमेंडमेंट की वैलिडिटी अपहोल्ड हुई। जीएसआर 609 ए को लीगल एंड वैलिड माना गया। पेंशनेबल सैलरी कैलकुलेशन के बेसिस में बदलाव को इनवैलिड नहीं माना गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की अमेंडमेंट पावर को अपहोल्ड किया गया। एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए कुछ प्रोविजंस को रेड डाउन किया गया। हायर पेंशन ऑप्शन से जुड़े स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी गई। एग्जेम्प्टेड एस्टैब्लिशमेंट्स के पेंशनर्स के मुद्दे को भी एड्रेस किया गया। और इसके बाद ईपीएफओ को इस पूरे जजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की प्रक्रिया आगे बढ़ानी थी। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को फैसला दे दिया था, तो फिर पेंशनर्स को अपना हायर पेंशन बेनिफिट पाने के लिए आगे क्या करना पड़ा? एप्लीकेशन कैसे हुआ? जॉइंट ऑप्शन क्या था? वैलिडेशन ऑफ ऑप्शन क्या था? पारा 26 सब पैराग्राफ 6 का प्रूफ क्यों महत्वपूर्ण हुआ? एम्प्लॉयर को वेज डिटेल्स क्यों सबमिट करनी पड़ी? ईपीएफओ ने किस आधार पर एप्लीकेशन वेरीफाई की? डिमांड लेटर क्या होता है? डिफरेंशियल कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी पेंशनर का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या किया जा सकता है? इन सभी सवालों की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद जारी हुए ईपीएफओ इम्प्लीमेंटेशन सर्कुलर से। इसलिए अगला पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पार्ट 5 में हम 4 नवंबर 2022 के बाद की पूरी कहानी शुरू करेंगे। 29 दिसंबर 2022 का ईपीएफओ सर्कुलर, 5 जनवरी 2023 का कोरेजेंडम, 20 फरवरी 2023 का इंपॉर्टेंट सर्कुलर, 23 अप्रैल 2023 के वेरिफिकेशन इंस्ट्रक्शंस, 3 मई 2023 की गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, 4 मई 2023 की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, और फिर हायर पेंशन एप्लीकेशन की पूरी वेरिफिकेशन प्रोसेस। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन पेंशनर तक हायर पेंशन पहुंचाने की असली एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नी इसके बाद शुरू हुई। यही होगी
हायर पेंशन ए टू जेड पार्ट 5। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ईपीएफओ की इम्प्लीमेंटेशन तक की पूरी कहानी।